नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोहेल सर क्यूरियस मैन चैनल में आपका फिर एक बार से स्वागत करता हूं। आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं उसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 में से है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखक का परिचय। लेखक का नाम है प्रहलाद अग्रवाल। भारत की आज़ादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए तक शिक्षा हासिल की। इनका जन्म कब हुआ था? 1947 में। और इनकी शिक्षा थी वो क्या किया था इन्होंने? एमए एमए किया था, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। इन्हें किशोर वयस से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा। बचपन से ही हर एक का एक अलग अलग शौक रहता है विद्यार्थियों। उसी प्रकार इनका जो शौक था वो क्या था? फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में, यानी एक्टिंग के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक था। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे हैं। अभी वो फिलहाल कहाँ हैं? एक विद्यालय में हैं जहाँ पर प्राध्यापन कर रहे हैं। प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। ये जो लेखक हैं, फिल्म क्षेत्र यानी फिल्म यानी एक्टर एक्ट्रेस, इनसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत लिख चुके हैं या इनके बारे में लिख चुके हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर आदि। यानी ये आगे भी ऐसे ही, यानी किस पर? फिल्मों पर, एक्टर पर, डायरेक्टर पर, हीरो हीरोइन पर, इन पर ही लिखते रहेंगे। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी? सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर आदि। ये इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। हकीकत, आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त, गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, बिमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। इन्होंने ना ही सिर्फ फिल्मों पर लिखा, बहुत सारी फिल्मों पर इन्होंने लिखा, एक दो नहीं, यानी जितनों के यहाँ पे नाम जो गिनवाए गए हैं इन तमामों पर या तो इनने या कोई तो कहानियाँ लिखी हैं, या एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर लिखा हुआ है, यानी या तो फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के बारे में लिखा हुआ है। इनका जो लेखनी थी वो पूरी तरीके से फिल्मी जगत पर आधारित थी, यानी फिल्मी जगत पर ये लिखा करते थे। आइए हम लोग अभी अपने पाठ की ओर चलते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। अभी ये जो फिल्म है संगम, यानी उस वक्त की, उस दौर की बहुत ही फेमस फिल्म रही थी। अब ये, इसमें एक्टर कौन थे? राज कपूर साहब थे। राज कपूर पर बनी है फिल्म थी। तो ये जब फिल्म पूरी तरह से जब सक्सेसफुल हुई थी तो राज कपूर का जो गहन आत्मविश्वास यानी गहरा, यानी कॉन्फिडेंस जो था उनका बढ़ गया था। अभी इन्होंने क्या किया, जब एक फिल्म इनकी संगम सक्सेसफुल रही, हिट रही, तो उसके बाद और 4 फिल्में करने का ऐलान कर लिया, घोषणा कर दी। इनके नाम क्या क्या थे? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो फिल्में हैं पुरानी, अगर आप गूगल पर सर्च करो या यूट्यूब पर सर्च करो तो ये आपको मिल जाएंगी। ये राज कपूर जी की बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारी फिल्में हैं, जिसके अंदर इनकी एक्टिंग रही है राज कपूर की। जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। जब राज कपूर की एक फिल्म हिट हुई संगम, तो उसके बाद उन्होंने जो डिक्लेयर किया था कि हम लोग अभी 4 फिल्में बनाएंगे, उसमें से एक फिल्म जो थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर, ये कब बना शुरू हुई थी? 1965 में। लेकिन इसको कितना वक्त लगा? 6 साल लगे। ये संभवतः, यानी उस वक्त उन्होंने, ये बिल्कुल उनके ध्यान में ऐसा नहीं आया था कि ये एक फिल्म को बनाने के लिए उनको 6 साल लगेंगे। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। अब इस वक्त इन 6 सालों में ये फिल्म बनते बनते उसके अलावा ये और कई फिल्में भी कर रहे थे राज कपूर, जिसमें तीसरी कसम, यानी जो हमारा जो पाठ है, जिस पर ये आधारित पाठ है, वो भी शामिल थी। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की उत्कृष्ट भूमिका अदा की। यानी यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, ये वह फिल्म है तीसरी कसम जिसके अंदर राज कपूर, वो तो एक बहुत अच्छे एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन बतौर एक्टर ये उनकी सबसे बेहतरीन एक्टिंग इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगी। क्या है इस फिल्म का नाम?
तीसरी कसम। यही नहीं, तीसरी कसम वो फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलाइड पर सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेलुलाइड पर लिखी कविता थी। अभी इसमें बहुत सारे कठिन वर्ड हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। यानी जिसमें से हैं जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका, यानी सबसे अच्छी भूमिका। तीसरी कसम फिल्म जिसने अत्यंत मार्मिक कृति, मार्मिक का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी जिसका इफेक्ट हो लोगों पर, यानी देखकर लोग देखना पसंद करें। सेलुलाइड यानी क्या है, यानी आज से तकरीबन 22 साल पहले, यानी जो छोटे छोटे रील आया करते थे, आज जो हम रील कहाँ पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं और फेसबुक पर रील बतौर रील देख रहे हैं, लेकिन रील जो थी जिसे निगेटिव भी कहा जाता था, यानी जो सेलुलाइड यानी पूरी जो रील आया करती थी वो रोल की भी रहती थी और प्लास्टिक में रहती थी, चॉकलेट कलर का उसका रंग हुआ करता था, और उसे हम अगर सूरज की रोशनी में से अगर आँखों के सामने रख कर देखें तो मानो ऐसे लगता है कि जो हम थिएटर में देख रहे हैं उस तरीके का भाव हुआ करता था। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। ये जो फिल्म थी इसकी स्टोरी क्या रही होगी बच्चों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी उस दौर में राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वर्ण पदक भी दिया गया था और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी इसको अवार्ड मिला हुआ था, पुरस्कार मिला हुआ था। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। मॉस्को का जो फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पर भी इस फिल्म को अवार्ड मिला था। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसकी जो कलात्मकता का मतलब होता है कारीगरी, यानी इसके अंदर जो काम किया गया था, इसके अंदर जिन्होंने भी एक्टिंग की गई थी उसकी बहुत सारी तारीफ हुई हर जगह पे। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। अभी ये जो फिल्म शैलेंद्र ने बनाई थी, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, गहरी सोच, यानी उसने, यानी लेखक ने जो सोचकर, यानी जिन किरदारों को सोचकर ये गहरी सोच रखते हुए कि पूरी तरीके से, यानी समझो अगर हम कुछ लिख रहे हैं और वो हमारे जहन में है, हर एक की जहन की कैपेसिटी, दिमाग की सोचने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है वो बहुत ही गहरी तरीके से सोचकर इन किरदारों को लिखा हुआ है इस फिल्म के। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। भावनाओं को शब्द दिए, यानी वो जिस तरीके के एक्टर थे, वो जिस किस्म की एक्टिंग पूरी तरीके से अच्छी एक्टिंग कर सकते थे, उनको शब्द दिए हैं। उनको शब्द दिए हैं का मतलब क्या होता है, यानी एक इंसान जो अच्छा कर सकता है उसको करने के लिए बहुत सारी अच्छी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखकर दी हुई है। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया। राज कपूर ने भी क्या किया, इनकी जो दोस्ती थी एक दूसरे की, उसको निभाते हुए बहुत ही अच्छा काम इन्होंने इस फिल्म में किया। किसी परिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, परिश्रमिक यानी क्या होती है, तनख्वाह, पगार, उसकी अपेक्षा किए बगैर, यानी उसकी कोई इच्छा न रखते हुए उन्होंने इसमें काम किया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। जब ये लेखक हमारे शैलेंद्र जी उनके पास स्टोरी लेकर पहुंचे, उन्होंने उनको जब स्टोरी सुनाई तो राज कपूर कहने लगे कि हाँ, ये मुझे कहानी पसंद है और मैं इसमें काम करना चाहूँगा,
लेकिन मुझे फिल्म से पहले उसका एडवांस देना पड़ेगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझा हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा श्रमिक। अभी इनकी जो दोस्ती थी, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास अपनी कहानी लेकर गया था, वो फिल्म बनाना चाहता था और इनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी, लेकिन जब उन्होंने एडवांस की बात सुनी तो उनका चेहरा क्या होगा, मुरझा गया, यानी नाराज़ हो गए। तो उन वो कहते हैं कि मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब राज कपूर ने इनका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, निकालो मेरा एडवांस 1 रुपया। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। अभी वो इनकी इस ख्याति से, यानी कि इनके इस ऐसे व्यवहार से तो मालूम था इनको कि ये ऐसा ही कुछ तो कहेंगे, लेकिन उनकी व्यावसायिक सूझबूझ जो थी, यानी जो बिजनेस करने का जो उनका माइंड था, उनकी जो सोच थी, उससे बड़े बड़े चक्कर खा जाते थे। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। अभी शैलेंद्र खुद के बारे में क्या लिख रहे हैं कि एक फिल्म का निर्माता बनाने में हर तरीके से अयोग्य थे, वो खुद को इस काबिल नहीं समझते थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। अभी राज कपूर जो थे वो खुद एक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में इससे पहले भी बनाई हुई थी। तो उन्होंने इसकी हर चीज़ की, इसके पॉजिटिव पार्ट, इसके नेगेटिव पार्ट, फिल्म फ्लॉप हुई तो क्या होगा, हिट हुई तो क्या होगा, हिट हुई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन फ्लॉप हुई तो क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों से राज कपूर ने शैलेंद्र जी को आगाह किया था। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि से सुख की अभिलाषा थी। अभी उनको इन तमाम चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था, ना वो इस चीज़ को, यानी इस फिल्म को बनाकर यानी बहुत सारा पैसा कमाना उनका उद्देश्य था, बिल्कुल ही नहीं। यानी वो आत्मसंतुष्टि यानी खुद की कंफर्टेबलनेस के लिए। आत्मसंतुष्ट का जो मीनिंग होता है, आदर्शों को मानने वाले, यानी जो उसूल होते हैं हर एक के, उनको मानने वाले, यानी अपनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। यानी वो बस ये चाहते थे कि ये फिल्म जो मैं बना रहा हूँ वो लोगों को पसंद आए, बस ये उसी में खुश थे। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। अभी ये फिल्म कह रहे हैं कि बहुत महान क्यों न रही हो, लेकिन इसको प्रदर्शित करने के लिए वितरक नहीं मिल रहे थे, यानी जो इसको एडवर्टाइज करने वाले जो लोग थे ना, वो नहीं मिल रहे थे। बावजूद इसके तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। अब इसमें जो कास्ट थी, एक्टर्स कौन कौन थे, राज कपूर थे जो उस वक्त के बहुत ही बड़े एक्टर थे, फेमस एक्टर थे। वहीदा रहमान थी, वो भी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। उसके बाद में शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, और फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही उसके गाने रिलीज़ हो चुके थे और वो बहुत हिट हो रहे थे। लेकिन फिर भी इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इसका गणित जानने वाले की समझ से परे थे। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई और चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। यानी ये जो फिल्म थी बड़ी सिंपल थी, लेकिन किसी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई फिल्म थी। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उन दिनों इसके गाने इतने फेमस थे, इतने मशहूर एक्ट्रेस थे, संगीत जय किशन जी का था, शंकर जय किशन जी का था, वहीदा रहमान थी, राज कपूर थी, फिर भी ये फिल्म बहुत कब आई और कब चली गई ये पता नहीं चला।
ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे। अभी ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र इतने सालों से वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ थे, परंतु उनमें उलझ कर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। अभी वो क्या है, उनमें उलझ कर, यानी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ रहते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म होता है, वो क्या कह रहे हैं कि वो उनमें उलझ कर आदमीयता नहीं खो सकते थे। यानी कि वो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें से खोना नहीं चाहते थे। उनका क्या इंटेंशन था, मैंने ये फिल्म बनाई हुई है, लिखी हुई है, और बस लोगों को पसंद आ जाए। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातों दसों दिशाओं के दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। एक फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है, 420। उसमें एक गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके एक आंतरिक, यानी इसके एक लाइन के अंदर रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। इस पर क्या क्या हुआ कि जो संगीतकार थे जय किशन जी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया कि दिशाएं तो चार होती हैं, आपने 10 दिशाएं कैसे लिखी। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उतलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, दर्शकों को पसंद लगता है इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट है वो हमें दिखाना चाहिए, ऐसे शैलेंद्र जी का मत था। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। अभी यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता का जो मतलब है वो क्या होता है, यानी व्यूवर्स, यानी जो लोग देख रहे हैं। और परिष्कार का अर्थ क्या होता है, परिष्कार का अर्थ होता है सुधार। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं जो फिल्में देख रहे हैं वो देखते हैं बोलकर हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। हमारा कर्तव्य है कि उनको अच्छी से और अच्छी फिल्में दें। अगर कोई मिस्टेक्स है, यानी कोई चीज़ें दिखाई जा रही हैं और उनको पसंद आते हैं, इसलिए बस वैसी ही चीज़ें न दिखाएं। ऐसा इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसी इनकी सोच थी लेखक की, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावपूर्ण थे, दुरू नहीं। उन्होंने, यानी लेखक ने कभी भी यानी गलत चीज़ को पेश करने की कोशिश नहीं की लोगों के पास में। यानी अभिजात्य का मतलब क्या होता है, यानी ऊंचे कुल, यानी ऐसा ही होना चाहिए। यानी अगर ये फिल्म इस स्टोरी पर हिट हो रही तो ऐसी स्टोरियों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भले वो मसालेदार फिल्म हो या कुछ उसमें गलत सी स्क्रिप्ट हो, यानी लोगों को पसंद आई है, ऐसे नहीं, इन चीज़ों के वो खिलाफ थे। भावपूर्ण थे। अभी भावपूर्ण का मतलब क्या होता है, भावपूर्ण का मतलब होता है भावुकता से भरे हुए। इनकी ये जो इनकी जो फिल्म थी, इनके जो किरदार थे, इनके अंदर जो एक्टर की एक्टिंग थी, वो ऐसी थी कि लोगों को देखने के बाद ऐसे लगने लगता कि वो जो कैरेक्टर है, जो भी देख रहा है उसको वो फील होता था कि ये मैं हूँ और ये फिल्म मुझ पर फिल्माई गई है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। यानी इसके अंदर जूता है जापानी है, जापान है, पतलून है, यानी ऐसी अतरंगी जो गाने हैं, ये कौन लिख सकते थे, सिर्फ शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। यानी इनकी विशेषता क्या थी, एक शांत नदी जैसे, और गहराई जो थी वो कैसी थी, समंदर के जैसी। यानी कुछ लोगों के जो
जैसे वो दिखते हैं वो वैसे होते नहीं रहते, उनकी सोच कहाँ तक वो सोच सकते हैं वो सिर्फ उनको ही पता होता है। ऐसे व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति कौन थे? लेखक शैलेंद्र जी थे। तीसरी कसम, यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ शत प्रतिशत न्याय किया है। यानी ये एक ऐसी फिल्म है जो एक अच्छी फिल्में होती हैं, एक अच्छी फिल्में जो लोगों को पसंद आनी चाहिए, उसके अंदर के जो किरदार होने चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों से भरी हुई ये फिल्म थी, जो कहते हैं शायद प्रतिशत यानी 100% ये फिल्म उन तमाम चीज़ों पर उतरती है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। अभी शैलेंद्र जी ने इतने बड़े एक स्टार को हीरामन बनाया था। उसके अंदर जो फिल्म है तीसरी कसम, उसके अंदर जो हीरो का जो रोल है वो हीरामन। हीरामन क्या है वो हम लोग अभी आगे देते हैं। राज कपूर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्धि ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक, कि उस वक्त के जो टॉप एक्टर्स थे, राज कपूर थे, टॉप एक्ट्रेसों में से एक थी वो वहीदा रहमान जी थी। उनका जो लेवल था, जो हाईफाई जो लेवल था, उनको साइड में रखते हुए उन्होंने जो किरदार निभाए हुए थे वो एकदम सिंपल, यानी एक गाने वाली, एक नौटंकी करने वाली, नाटक करने वाली एक बाई यानी एक स्त्री का रोल उसने वहीदा रहमान ने किया था। और ये जो राज कपूर हैं उस वक्त यानी एकदम हाईफाई और रिच लोगों में काउंट होने वाले व्यक्तियों में से एक थे, और उनका एक किरदार था एक बैलगाड़ी चलाने वाला। ठीक है, तो उनके जो पर्सनल किरदार हैं वो इस फिल्मों पर हावी नहीं हुए, वो पूरी तरीके से उन किरदारों में डूब गए, और जिसकी वजह से ये फिल्म हिट हुई। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझते हैं ना आप। यानी ये वो उस फिल्म के अंदर का एक सीन है जिसके अंदर एक नदी है जिसका नाम है कजरी। वहाँ पे उकड़ू बैठा हुआ, यानी तलवों के बल के ऊपर बैठा हुआ शख्स एक कौन है? हीरामन है। और वो हीराबाई से, हीराबाई यानी वो जो नौटंकी करने वाली लड़की है, उसको क्या पूछ रहा है? मन समझते हैं ना? मन का मतलब क्या होता है? दिल। ठीक है, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। तब जो हीराबाई हैं वो क्या कर रही हैं? जुबान से नहीं बोल रहे, आंखों से बोलती हैं। आंखों से क्या, आंखों से बोलना क्या होता है बच्चों? आप समझ सकते हैं आंखों से बोलना क्या क्या हो सकता है। यानी कोई कोई चीज़ है, यानी फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा दोस्त एक दूसरे, तुम किसी ठेले पे या चाय पीने के लिए खड़े हुए हो, और बिल देने की अगर समझो वक्त आता है, ठीक है, दोनों चाय पीने के लिए गए हैं, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे दोस्त के पास पैसे हैं, और जब बिल देने के लिए आता है तो आप बोल सकते हैं आंखों से करिए, तू दे बोलकर। यहाँ पे यानी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता, खाली आंखों से बात होती है। उसी प्रकार यहाँ पे हीराबाई जो है, उसके प्रश्न का जो उत्तर है हीरामन का, वो आंखों से, जबान से न देते हुए क्या करें? आंखों से बोल रहे हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते। दुनिया भर के जो शब्द है ना, इस आंखों से की भाषा को है ना कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कह रहे हैं। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से संपादित थी तीसरी कसम। यानी ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है लेखक ने, ऐसे ही यानी एक सेंटेंस को बताते हुए उन्होंने पूरी फिल्म के बारे में कहा है कि ये फिल्म ऐसी ही है जो हम ज़बान से इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, खाली हमको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये फिल्म कैसी है, यानी कौन से लेवल की ये फिल्म है। सूक्ष्मताओं से संपादित यानी क्या? एकदम बारीकी से हर चीज़ पर एक एक के एक्टिंग के, एक एक्टर के एक एक सेंटेंस जो वो डिलीवर, जो डायलॉग बोलने वाले हैं, उन पर बारीकी से, भावनाओं से भरी हुई संपादित यानी क्या? बारीकी से और भावना, यानी पूरी तरीके से अपने आप को हर कैरेक्टर ने, यानी हर एक्टर ने अपने आप को उस कैरेक्टर में उतारा हुआ था। तीसरी कसम अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के
सपनीले कह कहे। अभी यहाँ पे देखो थोड़े डिफ़िकल्ट यानी सेंटेंसेस हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये जो पुराना जो दौर था वहाँ पे गांव-गांव में नौटंकी हुआ करते थे, यानी प्ले जिसको कहते हैं, शॉर्ट प्ले, जहाँ पे हर एक छोटी-छोटी कहानियों पर प्ले किया जाता था। कभी-कभी डांस प्रोग्राम हुआ करते थे, किसी फंक्शन में इनवाइट करके वहाँ पे डांसिंग वगैरह प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसी ये जो हीराबाई हैं वो जो है वो अपने डांस के लिए गांव-गांव जाकर और नौटंकी किया करती थी। अभी इनको लाने ले जाने का जो काम उस वक्त में जो होता था, उस वक्त क्या कोई मोटर गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, जबकि ये फिल्म चित्रित की गई हुई है, फिल्माई गई हुई है। तो वहाँ पे बैलगाड़ी एकमेव साधन थी लाने ले जाने के लिए। तो उस वक्त यानी इसको आप कह सकते हैं कि एक हीरोइन है जो अपनी किरदार को लेकर नौटंकी या नाटक वगैरह करने लगी है। और ये हीरामन कौन है? एक बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है। कौन? बैलगाड़ी। आप इन दोनों का अगर हम कहीं कॉम्बिनेशन देखें तो कहीं पे नहीं होता है। ये हो सकते हैं कि इसको भाड़े से हायर करके एक भाड़े के लिए यानी इसको यूज़ किया जा रहा है, इसकी बैलगाड़ी को, ठीक है। ऐसा बैलगाड़ी वाला वो किसको चाहने लगता है? एक एक्ट्रेस को। यानी इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन को यानी सिर्फ इनके दोनों के बीच के सच्चे स्नेह को दिखाया गया है कि कैसे एक गाड़ी वाला यानी एक एक्टर से प्यार करता है। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे ज़िंदगी से दूर होते हैं। यदि त्रासदियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। लेखक क्या कह रहे हैं? हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्वों का अभाव। लोक तत्वों का अभाव यानी लोगों की जो फीलिंग्स जुड़ी होती है फिल्मों से लेकर। अभी हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लोगों को कौन सी फिल्म पसंद है। लोगों को कौन सी फिल्म पसंद आए, मुझे आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगेगी, ये कोई नहीं बता सकता। वे ज़िंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है यानी तकलीफ देने वाली अगर कोई स्टोरी का चित्रांकन है, उस पर अगर कोई फिल्म होती है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। यानी ये किसी भी घटना पर, अगर सत्य घटना पर अगर कोई फिल्म बनाई हुई है तो लोगों को पसंद आती है, भले वो कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन पसंद आती है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। अभी उसमें इतना दुख दिखाया जाता है कि लोगों की भावना यानी वो फीलिंग से कनेक्ट हो जाती है। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। अब इस तीसरी कसम में भी दुख का कुछ विवरण है, लेकिन उसको उस एक्टर ने या एक्ट्रेस ने कैसे उसको रोल किया है वो भी हम लोग देखेंगे इस फिल्म के अंदर। यानी इन जो स्टोरी है एक गाड़ीवान की और एक नौटंकी करने वाले की, उसके अंदर क्या ऐसे सीन हैं वो तो हमको पूरी तरीके से देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेखक क्या लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे मैंने प्रेक्षकों के यानी देखने वालों की फीलिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं की है, जो सत्य है वही दिखाया है। यानी किसी चीज़ को दुख है बोलकर ऐसे ज़्यादा दुख नहीं दिखाया, या कोई ऐसा जो इन्जॉयमेंट है तो उसको भी ऐसे ज़्यादा नहीं दिखाया। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो फिल्म है इतने, कोई समझो इसमें अगर कष्ट आया हुआ है, या भले वो हीरो हीरामन को या हीराबाई को, कैसे सहज तरीके से उन्होंने उस चीज़ को पचाया हुआ है। ये ऐसी सिंपल और अच्छी फिल्म है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने शैलेंद्र को यानी लेखक को एक कवि कहा है। अब ये लेखक भी हैं और ये कवि भी हैं। कवि क्यों कहा गया है? वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। यानी तरक्की से, पैसा, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर पाया हुआ है। यानी उससे वो दूर थे, यानी उनको पैसा, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों में या कामयाबी इनमें इंटरेस्ट नहीं था। उनकी एक चीज़ क्या थी, मैं जो लिख रहा हूँ और जो लोगों को दे रहा हूँ वो पसंद आए। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी,
यानी वो जितने सिंपल थे, उनके जो गीत थे वो भी उतने ही सिंपल थे। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यानी उनके फिल्मों में सिर्फ करुणा, दया, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी बातें नहीं थी। किसी चीज़ को हासिल करने की जो तड़प होती है, भले वो सक्सेस को हो या किसी चीज़ को, वो ये दोनों चीज़ें उनके जो कविताओं में थी। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। कोई भी जो तकलीफ है ना, वो आदमी को हरा नहीं सकती, उसको आगे बढ़ने का संदेश देती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये लेखक कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो पार्ट है उसमें बस इतना ही। हमने अभी तक जो देखा उसमें क्या देखा? शैलेंद्र ये जो क्या है, लेखक हैं, लेखक के साथ साथ कवि भी हैं। अभी उन्होंने क्या किया इसमें, ये जो फिल्म है उन्होंने राज कपूर और वहीदा रहमान जी को लेकर लिखी हुई है। उनके जो किरदार हैं इसमें, हीराबन और हीराबाई, ये हीराबाई क्या है, एक नौटंकी करने वाली बाई यानी एक स्त्री है, और हीरामन क्या है, बैलगाड़ी चलाने वाला एक मामूली सा आदमी है। अभी इसकी जो फिल्म है और उसके जो कविताएं हैं जो लिखी हुई हैं, वो शैलेंद्र जी ने जो लिखी हुई हैं, वो कितनी सिंपल हैं। गानों के बोल कैसे हैं, एकदम सिंपल हैं, और एक्ट्रेस और एक्टर दोनों की जो एक्टिंग है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और कितने सहज तरीके से उन्होंने इस चीज़ को निभाई हुई है और इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाया है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, और हम जल्दी मिलेंगे अगले भाग के साथ।